चलिए दोस्तों, अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब अपन बात करना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पहले पढ़ने से पहले आपको यूनिट सेल, आपका जो टर्म यूज होती है सॉलिड के स्ट्रक्चर में, वो अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल is known as crystal lattice, या the arrangement of constituent particle in three dimensional space is known as crystal lattice। ठीक है, क्या होता है कि आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो थ्री डायमेंशनली किस तरह अरेंज रहते हैं, उनके अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस में जो कुछ पैरामीटर आपको पता होने चाहिए कि जितने भी पॉइंट होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल space is known as crystal lattice। ठीक है, क्या होता है? आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक of crystal lattice। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, each point of crystal lattice represent constituent particle। ठीक है, आपका क्रिस्टल लैटिस में जो हर एक पॉइंट होता है वो अपने आप में क्या शो करता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करता है। ठीक है, सेकंड, द constituent particle represent in lattice is known as lattice point। मतलब ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो किसी क्रिस्टल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, या कंस्टिट्यूएंट मतलब कि आपका क्या करते हैं, ज्योमेट्री के लिए या लैटिस अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इनसे ही आपकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। इनके अलावा भी आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जा सकता है, लेकिन मेन आपकी ज्योमेट्री के लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाएंगे वो आपके वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस में पाए जाएंगे, लेकिन ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं वो ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको लैटिस पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं किसके? क्रिस्टल लैटिस के। इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस बाय द रिपीटेशन ऑफ विच कंप्लीट लैटिस इज formed is known as crystal lattice। तो आपका यूनिट सेल क्या होगी? द smallest part of crystal lattice by the repetition of which complete lattice
lattice is formed is known as यूनिट सेल। ठीक है, आपका क्या होता है कि आपका एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके रिपीटेशन से बार बार उसी को अरेंज करके पूरा लैटिस अगर बन जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे दीवार बनाते हैं तो दीवार में आपका जो ईंट होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको बार बार आप अरेंज करते जाओ तो पूरी दीवार बन जाती है। तो उस ईंट को आप क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। तो यहाँ पर भी यूनिट सेल का मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice by the repetition of which complete lattice is formed is known as unit cell। अब अपन बात करते हैं some definition या term, some definition or term used to represent geometry of crystal lattice और यूनिट सेल। ठीक है, किसी यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री को बताने के लिए कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इंटरसेप्ट और एज लेंथ। ठीक है, तो क्या होता है, द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल is known as intercept और एज लेंथ। They are denoted by A, B and C। ठीक है, आपका क्या है, कोई भी यूनिट सेल है जनरली उसमें तीन आपकी क्या होती है, एज होती हैं। ठीक है, तो उन तीन एज को उनके पैरेलल दूसरी वगैरह जो बनेंगी वो दूसरी आपकी उन्हीं के बराबर हो जाती है। तो जनरली तीन एज अपन लेके चलते हैं, उनको ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है एज लेंथ। अब आपका आता है फेस। फेस क्या होता है, टू डायमेंशनल प्लेन which hold the crystal is known as face। जैसे आपका क्या होता है, ये जो रूम है, ठीक है, तो ये रूम किससे मिलकर बना है, चार दीवारों और ऊपर छत और नीचे फर्श से मिलकर बना हुआ है। तो ये चारों दीवार जो है वो क्या कहलाती है, फेस कहलाती है। ऊपर की छत भी क्या कहलाती है, फेस कहलाती है। तो टू डायमेंशनल प्लेन जिनसे आपका पूरा क्रिस्टल बंधा हुआ रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एज, द intersection line of two face is known as एज। जहां पर दो फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे अगर ये रूम माने तो इस रूम का जो कॉर्नर होता है जहां पर दो फेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन टू फेस और टू एज is known as interfacial angle. They are denoted by अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो
तो आपका क्या होता है, इंटरफेशियल एंगल क्या हो जाते हैं, इंटरसेप्ट क्या हो गई ABC, और उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अल्फा बीटा गामा। ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा और सी के अपोजिट क्या हो जाता है, गामा हो जाता है। तो ये हो गया आपके इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है क्रिस्टलोग्राफिक्स, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो ये आ जाती है 3 नॉन पैरेलल एक्सिस which are parallel to edge of crystal are known as crystallographic एक्सिस। जनरली हम इनको एक्स वाई और जेड से नोट करते हैं, लेकिन अपन नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम अगर लेते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपन परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर केवल क्यू के फॉर्म में होती हैं। हम ये बोल रहे हैं कि कोई सी भी ज्योमेट्री हो उसमें आपकी जो 3 एज होंगी जो एक दूसरे के नॉन पैरेलल होंगी, उनके पैरेलल जो ये जो बनेंगी आपकी क्या एक्सिस, उनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलेंगे। ये जनरली 3 होती है, एक्स वाई और जेड हो जाती है। तो यहाँ पर एज लेंथ आती है एक्स के अलोंग ए, ये बी, और ये आपकी क्या हो जाती है, सी हो जाती है। ये जो एंगल होगा ए के अपोजिट हो जाएगा अल्फा, बी के अपोजिट हो जाएगा बीटा, और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो ये आपकी टर्म होती है किससे रिलेटेड, आपका क्रिस्टल की ज्योमेट्री से रिलेटेड। अब इन वैल्यू के बेसिस पे आपकी ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू के बेसिस पे जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एंड ए बी सी एंड सी, क्रिस्टल सिस्टम आर ऑफ 7 टाइप। तो आपको याद रखना है क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री क्रिस्टल देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल। क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, क्रिस्टल लैटिस नहीं। अब हर एक सिस्टम में क्या होती है, अलग अलग टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है। तो टोटल जो लैटिस बनते हैं वो कितने होते हैं, 14 क्रिस्टल लैटिस हो जाती है, जिनको ब्रेविस लैटिस भी कहा जाता है। बट देयर आर 14 क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल, ठीक है, नोन एज ब्रेविस लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7, और क्रिस्टल लैटिस या ब्रेविस लैटिस कितने हैं, 14। ठीक है, तो ये हो जाता। अब कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उसमें किस किस टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है, उसको पढ़ने से पहले अपन टाइप पढ़ लेते हैं किसके, यूनिट सेल के। तो अपन बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप की यूनिट सेल होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। 2 टाइप की यूनिट सेल होती है, पहली सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरी जो हो जाएगी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है ये वापस से 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की,
3 टाइप की। तो अल्टीमेटली यूनिट सेल कितनी हो गई? 4 टाइप की हुई। ऐसे तो 2 ही हैं, आपकी सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा आपका होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल वापस से कितने टाइप की हो जाती है? 3 टाइप की हो जाती है। कौन कौन सी हो जाती है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये आपकी 4 टाइप की यूनिट सेल हो गई। पहली हो गई सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरी हो गई सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल वापस से 3 टाइप की हो जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की, ठीक है। तो those unit cell in which atom or constituent particle or lattice point present only at the corner of unit cell are known as simple unit cell और primitive unit cell। मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो एटम होता है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है या जो लेटेस्ट पॉइंट होता है वो केवल और केवल कहां पर होता है? कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल पर होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। मतलब जैसे ये आपकी क्यूबिक आपकी यूनिट सेल ले रहा हूं, ठीक है, इसमें आपका जो एटम है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या लैटिस पॉइंट है जिनके कारण आपका ज्योमेट्री बन रही है वो केवल और केवल कहां पर है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ये आपस में टच करते हैं, बीच में गैप भी रहता है, ठीक है। जैसे ये जो एटम है वो एक दूसरे को टच करेंगे, ये आपस में करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ये इस तरह से 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। आप इमेजिन कर सकते हो उसको कि सारे एटम एक दूसरे के पास में रखेंगे तो सारे किस तरह से टच करेंगे, उसको अपन बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। मतलब सिंपल यूनिट सेल क्या होगी? ऐसी यूनिट सेल जिसमें एटम कहां पर प्रेजेंट होता है? केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, उसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? those unit cell in which atom are present at other places along with corner। कॉर्नर के अलावा भी दूसरी जगह पर भी एटम क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, उसको अपन सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो आपका एक सिंपल यूनिट सेल हो गया। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये क्या होती है? दोज यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट एट द दोज यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर अलोंग विथ कॉर्नर इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब इसमें जो एटम होता है कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होता है? फेस के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। मतलब ये आपका क्या है? यूनिट सेल है, ठीक है। इसमें आपका जो एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ, ये कॉर्नर है, कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होते हैं? आपके फेस के सेंटर पे भी होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। जितने फेस होंगे हर फेस के सेंटर पे भी आपका क्या हो जाएगा? एटम प्रेजेंट हो जाएगा। कॉर्नर पे, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी आपका एटम प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? दोज यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी अलोंग विथ कॉर्नर। इसमें जो एटम होता है वो बॉडी के सेंटर पे होता है, कॉर्नर के साथ साथ। तो आपका क्या हो जाता है? जैसे आपका जो एटम होगा वो यहां पर
प्रेजेंट होगा ये 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 और इसमें एक बीच में आपका एटम प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। किसकी बात कर रहे हैं? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? दोज यूनिट सेल in which atom are present at one opposite pair of face along with corner। मतलब सभी फेस के सेंटर पे आपका एटम नहीं है, केवल आपके जितने भी फेस हैं उनमें से केवल दो फेस के अपोजिट पेयर पे आपका एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब ये आपकी क्या हो गई? यूनिट सेल हो गई, ठीक है। कॉर्नर के साथ साथ कोई सा भी एक अपोजिट पेयर ले लो फेस का, यहां पर आपने एटम रखा है तो बस यहां पर आपका एटम हो जाएगा। तो ये क्या कहलाती है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। तो यूनिट सेल कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की, एक सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव एक ही होता है, ठीक है। उसमें एटम कहां प्रेजेंट होते हैं? केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें आपका एटम कॉर्नर के साथ साथ किसी और पॉइंट पर भी प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो वापस से तीन टाइप की हो गई। एक हो गई आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें आपका जो एटम होता है वो कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है, उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा आपका हो जाता है कौन सा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? जो एटम होता है वो कहां पर होता है? कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी एटम होता है। फिर आपका आता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? जो एटम होता है वो कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस पर प्रेजेंट रहता है, उसके अलावा प्रेजेंट नहीं रहता। ये होता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये तो जो एटम मैंने बनाए हैं ये लैटिस पॉइंट है, इनसे ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। अगर आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें दो टाइप के आयन पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। तो उनमें से एक आयन क्या होता है? ज्योमेट्री बनाता है, और दूसरा जो आयन होता है वो आपका एम्प्टी स्पेस में बच जाता है। तो फिर दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर अपन सिंपल मोनोएटमिक कंपाउंड की या एलिमेंट की बात करते हैं तो आपका क्या होता है? वो जो एटम है वही पूरा ज्योमेट्री बनाता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो दो टाइप के आयन होंगे, तो एक ज्योमेट्री बनाएगा, जो ज्योमेट्री बनाएगा वो लैटिस पॉइंट कहलाएगा। बाकी दूसरा क्या होगा? वॉइड में पाया जाएगा, तो उसको लैटिस पॉइंट में काउंट नहीं करते। लैटिस पॉइंट मतलब जो ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे ये सिंपल क्यूबिक है तो यहाँ पर कॉर्नर पे ये एटम हो सकता है। अगर सिंपल क्यूबिक है तो जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और जो आपका जो लैटिस पॉइंट नहीं है, दूसरे टाइप का जो आयन है वो वॉइड में हो सकता है, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जो लैटिस पॉइंट होता है जो ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। ये अपन ने लैटिस पॉइंट की पोजीशन के बेसिस पे यूनिट सेल को डिवाइड किया है। इनके अंदर भी वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस होता है, वहां पर दूसरा आयन या एटम पाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं कि मोनोएटमिक है, मोनोएटमिक मतलब केवल एक टाइप के आयन से मिलकर बना है, तब बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द सराउंडिंग एटम और आयन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये एटम ले लूं तो ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, नीचे वाले को भी टच करेगा, इसके भी ऊपर एक यूनिट सेल होगी तो उसको भी टच करेगा, और इसके इधर भी यूनिट सेल होगी। तो कितने को टच किया? 1 2 3 4 5 और एक इस तरफ 6, ठीक है। तो आपका इन सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससीसी में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं या फिर इसमें बात करते हैं। तो आपका जैसे अगर क्यूबिक क्रिस्टल है वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, लेकिन ये कितने से घिरा होगा, ये 1 2 3 4 ये वाला, फिर एक ऊपर और एक नीचे, तो ये 6 हो जाएगा। वैसे 12 होता है, यहां पर एक आयन का क्या हो जाएगा, 6। अगर सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 12, अगर एक टाइप का एटम है। और आयन की बात करते हैं तो एक एक आयन का क्या हो जाता है, 6 6 हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग आती है तो उसमें 12, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आती है तो भी 12, और अगर आयन आता है जिसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है तो एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, ठीक है, अगर वो उनका पूछा जाता है तो लैटिस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है तो 6 आएगा। ठीक है, इन आयनिक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 6 और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पूछेंगे तो 12। हाँ, इसमें हर एक का क्या होता है 8, क्योंकि ये जो सेंटर पे वो चारों तरफ से घिरा हुआ है तो 8, ये जो कॉर्नर पे है तो वो चारों तरफ आपकी यूनिट सेल से घिरा हुआ है तो 8, तो दोनों का क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 8 हो जाता है। तो इसमें अगर पूछेंगे तो 8 8, इसमें पूछेंगे अगर सिंपल पूछ लिया तो 12, और दूसरा अगर पूछ लिया कि लेटिस पॉइंट का पूछ लिया तो 6, लेटिस पॉइंट का 6, और क्यूबिक वगैरह पूछेंगे तो 12। अभी तो 6 ही याद रखो तुम यार, दिक्कत हो जाएगी तो बाद में जब मैं बताऊंगा और भी क्लोज पैकिंग बताऊंगा तो मैं बताऊंगा 12, अभी 6 8 और 6 ये आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा अपन बात करते हैं, मैंने बोला था टाइप क्रिस्टल सिस्टम बात कर रहे हैं, तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर तीसरा ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है, फिर मोनोक्लिनिक, ठीक है, फिर हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल और लास्ट ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो इनमें आपका अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है और आपका ए बी और सी में क्या रिलेशन होता है, इसके लिए अपन इसको क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही करना है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होती है तो बच्चे भी बोर होते हैं, तो शॉर्ट वीडियो में आपको डाल रहा हूं। अगले लेक्चर में इसका पूरा टेबुलर फॉर्म अपन देख लेंगे। आज के लिए आपको याद क्या रखना है, टर्म याद रखना, यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, उसमें एटम कहां पर पाया जाता है, उन एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, वो बोर्ड में आप ये मान लेना 100% पूछे जाएंगे। कौन कौन से 2 ऑब्जेक्टिव, पहला आपका हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल, तो क्रिस्टल सिस्टम कितने हो जाएंगे 7, ब्रेविस लैटिस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे 14 ब्रेविस लैटिस। मैं समझाऊंगा कैसे क्रिस्टल सिस्टम बताऊंगा तो आपको ब्रेविस लैटिस भी समझाऊंगा टेबुलर फॉर्म में, तो टेबल बना के मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस और हमारा भी कॉन्फिडेंस उतना अच्छे से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन भी हमको आगे वीडियो बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है जितना ज्यादा डिटेल में हो सकता है, होने को मैं क्यूबिक ये फटाफट खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया कि आपको छोटी से छोटी चीजें भी पता चले। आपके स्कूल में ये जब पढ़ाया जाएगा तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के, वो मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी बन जाए आपसे बच के नहीं जा पाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे बच के नहीं जाएगा। तो इसलिए
इसलिए वीडियो को जरूर देखें, सारे वीडियो को जरूर देखें, स्किप नहीं करें। मैं एक साथ बहुत सारे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में जितने भी पॉसिबल है वो इसलिए छोटे पार्ट में डाल रहा हूँ, बड़े पार्ट में नहीं डाल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आज भी आपका इनको पूरा डिटेल में कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा और आपको समय पर लेक्चर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखें जरूर, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।